नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं रोजगार कौशल के 3 महत्वपूर्ण अध्याय 1 संचार कौशल, अध्याय 2 स्व प्रबंधन, अध्याय 3 आईसीटी सूचना और संचार कौशल। ये सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और एमसीक्यू को हल करेंगे। चलिए आगे। यदि आप बजरंगबली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों। चलिए अध्याय 1 जो दिया है संचार कौशल। संचार का उद्देश्य क्या होता है? तो संचार का उद्देश्य होता है सूचित करें, किसी के बारे में कुछ बताना, सोच विचार भावनाओं को साझा करना। उपयुक्त तो सभी आ जाएगा इसमें। चलिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सुनते हैं, जैसे कोई हमें कुछ बता रहा है तो जानकारी ही शेयर कर रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो जानकारी शेयर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो प्रेरक से जानकारी प्राप्त करने की कौन सी अच्छी विधि है? सुनना। चलिए आगे, ये तीसरा दिया हुआ है, किस कार्रवाई से एक प्रेषक अपने संदेश भेज सकता है? तो बोलकर, जैसे मैं अपनी बात बोल करके अपना संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये एक संदेश भेजने का माध्यम है। चलिए मौखिक संचार का उदाहरण चुनिए। मौखिक संचार मतलब होता है आमने सामने की बातचीत। जैसे हम दोस्त बैठ करके आमने सामने बात करते हैं तो ये मौखिक संचार का उदाहरण हो जाता है। चलिए आज 5वां दिया, जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो हमें किन बातों का उपयोग करना चाहिए? सटीक शब्दों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। जो भी हम बोल रहे हैं उसमें सटीकता होनी चाहिए। यदि हम किसी विषय की जानकारी दोस्तों को बता रहे हैं तो उस विषय के बारे में सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए 6वां दिया है, हम ईमेल क्यों भेजते हैं? तो ईमेल हम इसलिए भेजते हैं ताकि हम कोई जानकारी बिना बोले लिख करके टाइप करके शेयर कर सकें, दस्तावेज और फाइलों को साझा कर सकें अपने दोस्तों को। चलिए 7वां दिया हुआ है, इनमें से चेहरे की कौन सी एक अभिव्यक्ति सकारात्मक अच्छी है? तो सुनते समय सिर हिलाना। जब हम कोई भी बात सुनते हैं और सिर हिलाते हुए सुनते हैं कि हाँ ठीक समझ में आ रहा है, तो वो एक सकारात्मक चीज हो जाती है, सकारात्मक व्यक्तित्व हो जाता है उसमें। चलिए 8वां दिया हुआ है, एक खड़ी सीधी शरीर मुद्रा व्यक्त करना देखना क्या दर्शाता है? तो आत्मविश्वास दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? आत्मविश्वास दर्शाता है। ये कई बार पेपर में आ चुका है ये वाला प्रश्न 8वां। चलिए 9वां दिया है, इनमें से कौन सा काम पर एक गैर मौखिक संचार नहीं है? तो एक गैर मौखिक संचार क्या नहीं होता? बोलने वाले को मुस्कुराते हुए देखना, ये कोई गैर मौखिक संचार नहीं होता, ये एक भाव होता है। चलिए 10वां दिया है, जब आप एक प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, संदेश पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, हाथ के इशारों पर अभ्यास करना चाहिए, ये सभी चीजें आपको करना चाहिए। चलिए 11वां दिया है, इनमें से कौन सा औपचारिक अभिवादन है? कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। ये सभी क्या है? औपचारिक अभिवादन कहलाते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सभी औपचारिक अभिवादन कहलाते हैं। चलिए 12वां दिया, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, किस समय आप गुड मॉर्निंग कहते हैं? तो आप सुबह 7 बजे जो है 7 बजे से गुड मॉर्निंग कहना चालू कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है कई बार रीजनिंग में आ चुका है, आपकी माँ या पिता की बहन आपकी क्या लगती है? तो आपकी जो माँ की बहन रहेगी वो मौसी कहलाएगी आपकी, और आपकी जो पिता की बहन रहेगी आपकी बुआ कहलाएगी दोस्तों। आपके चाचा के बच्चे आपके चचेरे भाई कहलाएंगे। एक ससुर मेरा, जैसे कि आपकी शादी हो जाती है तो ससुर आपका क्या कहला जाएगा? पत्नी के पिता। क्या कहला जाएंगे? पत्नी के पिता कहलाएंगे। आपके पिता या माता का भाई आपका क्या कहला जाएगा? आपका चाचा या मामा कहलाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, काम और आदतें। मैं काम और आदतों में अंतर बता रहा हूं दोस्तों। मैं हर दिन अपने कपड़े धोता हूं, तो ये मेरी एक आदत हो गई, हर दिन। ठीक है। रात के खाने के बाद मैं बर्तन धोता हूं, ये काम हो गया। ठीक है। रविवार को मैं अपना घर साफ करता हूं, ये मेरा काम हो गया। मैं रात 10 बजे सो जाता हूं, ये मेरी आदत है। इस प्रकार आपको काम और आदतों को छांटना है। इसमें भी
ठीक है, आगे चलिए। आगे दिया हुआ है, अब महत्वपूर्ण सवाल आ गया। संचार के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो संचार के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक संचार, दूसरा होता है गैर मौखिक संचार, लिखित संचार होता है और दृश्य संचार होता है। चलिए आगे चलिए। दूसरा दिया फीडबैक का क्या अर्थ है? फीडबैक का मतलब होता है हम उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि कोई टीचर आता है हमारी कक्षा में और पढ़ाता है हमें, पढ़ाने के बाद जब चला जाता है तो प्रिंसिपल आके पूछते हैं कि कैसा पढ़ाया, तो हम बताते हैं बहुत अच्छा पढ़ाया। तो हम क्या दे रहे हैं? टीचर के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, मतलब उसका उत्तर दे रहे हैं। फीडबैक से प्रेरक को यह पता चलता है कि संदेश सही तरह से समझाया गया है या नहीं। यह संचार की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। चलिए तीसरा सवाल दिया हुआ है, मौखिक और गैर मौखिक संचार में अंतर बताइए। तो मौखिक संचार शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे बातचीत करना, भाषा, टेलीफोन आदि। गैर मौखिक संचार में हम हाव भाव, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, चित्रों का प्रयोग करते हैं। मौखिक संचार तेज और स्पष्ट होता है, जबकि गैर मौखिक संचार भावनाओं को, प्रभाव को अधिक व्यक्त करता है। चलिए चौथा दिया हुआ है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक गुण बताइए। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक गुण होते हैं स्पष्टता। जो भी हम बोल रहे हैं वो जो भी हम संचार कर रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, और संक्षिप्तता, ज्यादा बड़ा ना बता के संक्षिप्त में बताइए, पर वो चीज क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, और उसका फीडबैक होना चाहिए कि हाँ ये अच्छा बताया है। चलिए पांचवा दिया लिखित संचार के लाभ और सीमा बताइए। तो लिखित संचार के लाभ होते हैं स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। जब हम लिख के संचारित करते हैं तो इसका रिकॉर्ड बन जाता है, दूरस्थ स्थानों पर भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हम लिख के कोई लेटर देते हैं तो वो लेटर किसी भी स्थान पर हम पहुंचा सकते हैं। सीमाएं, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। हम कोई लेटर किसी को देते हैं और कल तक पहुंचता हो तो वो फीडबैक कब बताएगा? परसों बताएगा, मतलब तुरंत अपन को फीडबैक उत्तर नहीं मिल पाता। चलिए अब दूसरा अध्याय है स्व प्रबंधन। तो स्व प्रबंधन में ऑब्जेक्टों को मैं इस तरीके से किया हूं ताकि एक वाक्य में उत्तर टाइप का। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आत्म प्रबंधन में शामिल नहीं है। तो आत्म प्रबंधन में कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? आलस। अगर आपके अंदर आलस है तो आत्म प्रबंधन नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा दिया है स्मार्ट लक्ष्य में एस का अर्थ क्या होता है? स्पेसिफिक। क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्टता, विशिष्टता होनी चाहिए उसमें। समय प्रबंधन का एक लाभ है, तनाव में कमी होती है। जब हम समय में प्रबंधन कर लेते हैं तो अपने तनाव में कमी होती है। हम कौन सा काम किस टाइम करना है इस चीज का निर्णय कर लेते हैं, तो एक क्लियरिटी आ जाती है हमारे दिमाग में। तनाव से निपटने के लिए कौन सा उपाय सहायक होता है? ध्यान, मेडिटेशन। जब हम करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को काबू करना चालू कर देते हैं, हम अपने आप को काबू करना चालू कर देते हैं, इसलिए तनाव हमारे शरीर में कम हो जाता है। स्व प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? खुद को प्रेरित करना। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें खुद को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए इस प्रकार छठवां प्रश्न दिया है, कौन सी आदत आत्म प्रबंधन में मदद करती है? तो रोजाना की दिनचर्या, हमें रोजाना की रूटीन बनाना चाहिए कि हम आज कौन सा काम करने वाले हैं। इस प्रकार हम आत्म प्रबंधन को आगे ले जा सकते हैं। सातवां दिया है, असफलता के बाद क्या करना चाहिए? अनुभव से सीखना चाहिए। जो भी हम जिस कारण से असफल हुए हैं उससे हमें सीखने का अवसर मिलता है। आठवां दिया है, आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है। आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है सकारात्मक सोच। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नौवां दिया, समय सारणी से क्या लाभ मिलता है? कार्यों में अनुशासन मिलता है। जब हम समय सारणी बना लेते हैं कि हम किस टाइम क्या करेंगे तो हम कार्यों में अनुशासित हो जाते हैं। 10वां दिया है, गोल सेटिंग किस कौशल का हिस्सा है? गोल सेटिंग मतलब लक्ष्य अभ्यास। तो लक्ष्य किसमें होता है? आत्म प्रबंधन कौशल का ये गुण है। चलिए इसके क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। स्मार्ट लक्ष्य का पूरा रूप क्या होता है? स्मार्ट में पहला अक्षर होता है एस। एस का अर्थ होता है स्पेसिफिक, विशिष्टता। किसी काम में हम विशिष्ट हो जाएं। दूसरा दिया है मेजरेबल, मापनीय होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे दायरे के अंदर होना चाहिए। अचीवेबल, हम उस लक्ष्य को जो प्राप्त कर रहे हैं वो अचीवेबल होना चाहिए, मतलब असंभव वाला नहीं होना चाहिए, संभव वाला होना चाहिए। रिलेवेंट होना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं बढ़ाई वाला और काम हो कोई दूसरा वाला, तो हम काम वही करें जिससे रिलेवेंट हो। टाइम बॉन्डिंग, एक समय सीमा बनाइए कि 2 महीने के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है आपको। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, आत्म प्रेरणा क्यों आवश्यक है? आत्म प्रेरणा हमें कठिन परिस्थितियों में भी कार्य जारी रखने की शक्ति देता है
और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मदद करता है, इसलिए बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है आत्मनिर्भरता की। तीसरा दिया है समय प्रबंधन के लाभ बताइए। समय प्रबंधन से कार्य समय पर पूरे होते हैं, तनाव कम होता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में संतुलन बना रहता है। यह सफलता के लिए एक आवश्यक कौशल होता है समय प्रबंधन। चलिए चौथा दिया है तनाव के कारण और समाधान बताइए। तनाव के कारण क्या होते हैं? कार्यभार अधिक होना, समय की कमी होना, जैसे कि तिमाही का पेपर यदि परसों के दिन चालू हो जाए या कोई पेपर जल्दी चालू हो जाता है तो हमारे शरीर में तनाव आ जाता है कि हम कैसे कर पाएंगे ये जल्दी। असफलता का डर, ये भी एक तनाव का कारण है। समाधान क्या है? समय प्रबंधन हो, योग और ध्यान हो, सकारात्मक सोच हो, उचित विश्राम और संतुलित आहार हो तो हम तनाव को कम कर सकते हैं। चलिए पांचवा दिया टीम वर्क का महत्व बताइए। टीम वर्क से हम कार्य जल्दी कर लेते हैं, बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। यह एक आपसी सहयोग और विचारों का आदान प्रदान रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। टीम वर्क में हर सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कौन सा सदस्य कौन सा कार्य करेगा और उसका टाइम बॉन्ड होता है, उस समय के अंदर ही वह काम पूरा होना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, और यदि हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए तीसरा अध्याय दिया हुआ है आईसीटी या सूचना संचार कौशल। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें अपन टाइप करते हैं लेटर, एप्लीकेशन लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, बुक लिखते हैं, किसमें? वर्ड में। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए क्या आवश्यक होता है? तो वेब ब्राउजर। क्या होता है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में जाकर के हम सर्च कर पाते हैं। गूगल क्रोम क्या है? तो वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। कई बार पेपर में आ चुका है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या जरूरी होता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? कंप्यूटर में जितने वायरस होते हैं उनको खत्म करता है, खत्म करने का काम करता है एंटीवायरस। चलिए अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है डेटा स्टोरेज का सबसे बड़ा माध्यम होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। साथ में दिया उन्नत ईमेल संरचना से मेल भेजने हेतु किसकी जरूरत पड़ती है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तभी हम ईमेल किसी दूसरे व्यक्ति तक सेंड कर पाते हैं। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी बटन दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है। और किस शॉर्टकट से बोल्ट होता है? तो कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो जो अक्षर लिखे हुए गाढ़े हो जाएंगे। इंटरनेट की पूर्ण स्वरूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पूर्ण रूप। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे भौतिक हिस्से जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिनको हम छू पाते हैं, जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, ऐसी भौतिक चीजें कहलाती हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम कहलाते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, या फिर जो भी एप्लीकेशन हम देखते हैं वो सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। चलिए इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जो आपस में जोड़कर सूचना का आदान प्रदान करता है। चलिए तीसरा दिया हुआ एमएस वर्ड के 3 मुख्य उपयोग बताइए। दस्तावेज बनाना, संपादित करना, टेबल चार्ट चित्र शामिल करना, दस्तावेज को प्रिंट करना, डिजिटल रूप से सेव करना, ये सब काम आता है दोस्तों। चलिए चौथा दिया डिजिटल कौशल का महत्व बताइए। डिजिटल कौशल से हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन या इंटरनेट का प्रभावी उपयोग कर पाते हैं। यह शिक्षा, जैसे हम शिक्षा के उपयोग में कर रहे हैं, व्यापार, बैंकिंग, संचार, मनोरंजन इत्यादि में उपयोग होता है। आज के समय में यह नौकरी और व्यवसाय दोनों में भी उपयोग हो रहा है डिजिटल कौशल। चलिए पांचवा क्वेश्चन दिया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य समझाइए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर, अन्य हानिकारक प्रोग्रामों से बचाता है। यह हानिकारक फाइलों को स्कैन कर हटाता है, डेटा को सुरक्षित रखता है। एंटीवायरस का काम होता है डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा में जो हानिकारक चीजें हैं उनको हटाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।